हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद सहानी में। तो आज हमारा हिंदी भाषा प्रैक्टिस सेट का 11वें नंबर का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके और आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जितनी भी नई विज्ञप्तियां निकलती हैं और जितने भी नए नोटिफिकेशन आते हैं आयोगों के द्वारा, तो उन सभी के बारे में आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का हमारा सेट जो है वो 11वें नंबर का रहने वाला है और जो हमारे प्रैक्टिस सेटों की जो पीडीएफ रहते हैं उसको हम एक दिन पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको हर एक नोटिफिकेशन का पीडीएफ और जो हमारे प्रैक्टिस सेट रहते हैं इनके पीडीएफ आसानी से मिल जाते हैं, उनको आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है इसमें हम देखेंगे कि जो वाक्य हैं, वाक्यों के बारे में इसमें हम देखेंगे और जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं होते हैं उन सभी के बारे में हम इसमें डिटेल से जानेंगे। तो इसमें हम उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखेंगे जो आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है जिनकी बढ़ जाती है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए अगर हम एक शब्द की बात करें तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभूतपूर्व। ठीक हो क्या? जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए शब्द आ जाता है अभूतपूर्व। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाता है। अगर हम बात करें अद्भुत की, तो अद्भुत के लिए अगर हम देखें तो आश्चर्य उत्पन्न करने वाला, यानी कि जो आश्चर्य उत्पन्न करने वाला होता है उसके लिए एक शब्द आता है क्या? अद्भुत। उसी प्रकार से अपूर्व, अपूर्व के लिए एक शब्द आता है जो पहले ना हुआ हो। ठीक हो गया? जो पहले ना हुआ हो उसके लिए आता है अपूर्व और जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए आता है अभूतपूर्व। ठीक हो गया? इन दोनों में डिफरेंस यही है कि जो पहले ना हुआ हो उसके लिए क्या आ जाएगा? उसके लिए आ जाएगा अपूर्व, और जो पहले कभी ना हुआ हो अगर लग जाएगा तो उसके लिए एक शब्द आ जाएगा क्या? अभूतपूर्व। ठीक हो गया? और उसके बाद हम देखते हैं अनुपम। अनुपम के लिए एक शब्द आ जाता है जिसका किसी से उपमा न की जाए, उसके लिए क्या आ जाता है? उसके लिए एक शब्द आ जाता है अनुपम। और लास्ट में हम इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, इसके अलावा भी जो आ सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जो कहा न जा सके उसके लिए अगर एक शब्द हम बात करें तो वह हो जाता है क्या? अकथनीय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाता है। जो कहा न सके उसके लिए क्या हो जाता है? एक शब्द अकथनीय हो जाता है। अगर हम बात करें अक्षम्य, अक्षम्य मतलब जो क्षमा के योग्य ही ना हो उसके लिए क्या आ जाता है? अक्षम्य आ जाता है। ठीक हो गया? और अगर हम बात करें अजर की, तो अजर के लिए एक शब्द आ जाता है जो कभी बूढ़ा ही ना हो उसके लिए एक शब्द आ जाता है क्या? अजर। ठीक हो गया? और उसके बाद हम बात करें अगम्य, तो अगम्य की अगर बात करें तो जहां गमन ना हो सके, यानी कि जहां जाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द आ जाता है क्या? अगम्य। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो। तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए अगर एक शब्द की अगर बात करें तो उसके लिए एक शब्द हो जाता है क्या? सर्वज्ञ। ठीक हो गया? सर्वज्ञ होगा यहाँ पे। ठीक हो गया? उसके लिए एक शब्द आ जाता है क्या? सर्वज्ञ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके लिए एक शब्द क्या आ जाता है? सर्वज्ञ आता है, जो सब कुछ जानता हो। और अगर हम बात करें अज्ञ, अज्ञ की बात करें तो अज्ञ के लिए जो अज्ञ का जो शब्द होता है इसके लिए आता है कुछ ना जानने वाला। कुछ ना जानने वाले के लिए एक शब्द क्या आ जाता है? अज्ञ आ जाता है। उसके बाद हम बात करें अगर विशेषज्ञ, तो विशेषज्ञ के लिए होता है किसी विषय का विशेष रूप से ज्ञाता। ठीक हो गया? इनकी किसी विषय के बारे में विशेष रूप से जानने वाले को क्या कहा जाता है? विशेषज्ञ कहा जाता है। अगर हम बात करें कृतज्ञ, कृतज्ञ की बात करें तो कृतज्ञ के लिए होता है कि किए गए उपकार को ना भूलने वाला। ठीक हो गया? यानी कि किए गए उपकारों को न भूलने वाला जो होता है वह कहा जाता है क्या? कृतज्ञ। ठीक हो गया? यानी कि किए गए उपकारों को जानता हो।
यानी कि उनको न भूलता हो, उसको जानता हो, उसके लिए हो जाता है क्या, कृतज्ञ। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जिसकी गर्दन सुंदर हो। तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द आ जाता है क्या, सुग्रीव। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाता है। सुग्रीव के लिए क्या होता है, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए शब्द आ जाता है क्या, सुग्रीव। अगर हम बात करें सुगम की, तो सुगम का अगर हम देखें तो सुगम के लिए होता है सहजता से जाने योग्य। ठीक हो गया, जहां पर सहजता से जा सके उसके लिए शब्द आ जाता है क्या, सुगम। और उसके बाद सुदर्शन यानी कि सुंदर दिखने वाले के लिए क्या आ जाता है, सुदर्शन आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लौकिक। तो लौकिक के लिए अगर हम देखें तो लौकिक का होता है जो इस लोक की बात करे उसके लिए एक शब्द आ जाता है क्या, लौकिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है। तो पुरुष और स्त्री का जो जोड़ा होता है उसको कहते हैं युगल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक प्रश्न आ जाता है दंपति। तो दंपति जो आता है वह आता है पति और पत्नी के लिए। ठीक हो गया। यहाँ पे समझने वाली बात है कि पति और पत्नी के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है क्या, दंपति। और अगर बात करें हम कि पुरुष और स्त्री के जोड़े की बात करें तो पुरुष और स्त्री अगर कहेगा तो वहां पर कौन सा शब्द का प्रयोग होता है, वहां पर युगल आता है। ठीक हो गया। दंपति प्रयोग होता है पति पत्नी के लिए और युगल प्रयोग होता है पुरुष और स्त्री के लिए। यहाँ पर ये समझने योग्य है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि। ठीक हो गया, इसको क्या कहा जाता है। तो जो विधानमंडल के द्वारा पारित किया जाता है तो उसको कहा जाता है क्या। उसके बाद अगर पारित होने के बाद यानी कि दोनों सदनों में या एक सदन में या विधानमंडल में जो पारित हो जाता है, राज्य के विधानमंडल में जो पारित हो जाता है उसके बाद वह क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो इसके लिए एक शब्द आ जाता है अधिनियम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाता है। अगर हम इसमें बात करें नियम की तो नियम का मतलब होता है कि विधान के अनुरूप नियंत्रण का मतलब ही होता है क्या, नियम। अगर हम उसके बात करें विनिमय। ठीक हो गया। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। ठीक हो गया। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, वस्तु का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। और अगर हम अध्यादेश की बात करें तो अध्यादेश के लिए एक शब्द आ जाता है कि किसी विशेष परिस्थिति में दिया हुआ आदेश क्या कहा, किया गया आदेश क्या कहलाता है, अध्यादेश कहलाता है। ठीक हो गया। अब अध्यादेश कौन जारी करता है, विशेष परिस्थिति में ही जारी किया जाता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। तो किसी विशेष परिस्थिति में पेश किया गया आदेश क्या कहलाया जाता है, अध्यादेश कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कार्यों को नए ढंग से करने वाले की पद्धति, करने की पद्धति यानी कि कार्य को नए ढंग से करने की जो पद्धति होती है उसके लिए एक शब्द आ जाता है क्या, नवीनीकरण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाता है, नवीनीकरण इसके लिए एक शब्द आता है। अगर हम बात करें पारंपरिक, तो पारंपरिक मतलब जो परंपरा से चला आया हो। ठीक हो गया। जो परंपरा से चला आया हो उसके लिए शब्द आ जाता है क्या, पारंपरिक। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होता है क्या, दावानल। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाता है। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है, दावानल। अगर हम बात करें कि जठरांत, ठीक हो गया, यानी कि जठरानल की अगर बात करें तो नल हो गए। जठरानल की अगर बात करें तो पेट में लगने वाली आग, यानी कि पेट में लगने वाली आग के लिए क्या प्रयोग होता है, जठराग्नि प्रयोग होता है, जठरानल प्रयोग होता है। अगर हम उसके बाद बात करें कि बाड़वानल, ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पे होगा बाड़वानल, बा है, ठीक हो गया, बाड़वानल। तो बाड़वानल के लिए अगर आप बात करें तो यह होता है समुद्र में लगने वाली आग। ठीक हो गया, ये होती है समुद्र में लगने वाली आग। अगर जठरानल की अगर बात करें तो ये होती है पेट में लगने वाली आग। अगर जंगल में लगने वाली आग की अगर बात करें तो उसके लिए प्रयोग होता है दावानल। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है क्या, बाँझ। ठीक हो गया, उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है क्या, बाँझ। अगर हम बात करें उल्टा की तो व्यभिचार करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है, उल्टा कहा जाता है। और अगर बात करें प्रसूता की तो प्रसूता का अभिप्राय होता है बच्चा को
जनने वाली, यानी कि बच्चे को जनने वाली, बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री के लिए प्रयोग होता है क्या? प्रसूता। अगर हम बात करें विधवा की, तो विधवा जिसका पति न हो उसके लिए प्रयोग होता है क्या? विधवा शब्द। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट इसे कर लीजिएगा, ठीक हो क्या? ये इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रश्न इसमें पूछा गया है, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है क्या? गोधूलि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाता है, उसके लिए गोधूलि प्रयोग होता है। यानी कि गायें जब घर को लौटती हैं तो उस टाइम पे धूल उड़ाते हुए आती हैं, तो उसके लिए प्रयोग होता है क्या? गोधूलि। ठीक हो गया। अगर सूर्यास्त की अगर बात करें तो सूर्यास्त, जब सूर्य अस्त होता है उस समय को कहा जाता है सूर्यास्त। और सायंकाल बेला वह होती है जब सूर्य अस्त हो जाता है, वह बेला कौन सी होती है? सायंकाल बेला होती है। ठीक हो गया, यानी कि। और उसके बाद अगर बात करें हम अपराह्न की, तो अपराह्न मतलब दोपहर के बाद का जो समय काल होता है उसको कहा जाता है अपराह्न। इसके बाद अगर हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्दों की बात करें जो परीक्षा में आ सकते हैं, एक शब्द आता है अगोचर। अगोचर। अब अगोचर के कई अर्थ होते हैं, ठीक हो गया? अगोचर के लिए भी कई अर्थ आ सकते हैं। अगर हम पहला इसमें देखें तो जिसका ज्ञात इंद्रियों के द्वारा न हो सके उसके लिए भी शब्द प्रयोग होता है क्या? अगोचर। और जो नेत्रों से दिखाई न दे उसके लिए भी प्रयोग होता है क्या? अगोचर। और जो इंद्रियों से परे हो उसके लिए भी शब्द प्रयोग होता है क्या? अगोचर। ठीक हो गया, यानी कि इसके अर्थ निकालें तो इसके 3 अर्थ निकलते हैं। तो ये प्रश्न भी पेपरों में आ सकता है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें, एक शब्द और आता है जो शायद पिछली प्रीवियस किसी पेपरों में आया था, अजात शत्रु। ठीक हो गया, अजात शत्रु। तो अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक हो गया, यानी कि जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है क्या? अजात शत्रु। उसके अलावा एक शब्द और आता है अधिनायक। एक शब्द और आता है अधिनायक। ठीक हो गया। अगर अधिनायक की अगर बात करें तो सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी। ठीक हो गया, अधिनायक का मतलब होता है सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी को क्या कहा जाता है? अधिनायक कहा जाता है। और अधिनियम का मैंने अभी आपको बता दिया है कि मंत्रिमंडल के द्वारा पारित विधेयक यानी कि स्वीकृति विधेयक को क्या कहा जाता है? अधिनियम कहा जाता है। ठीक हो गया। अगर हम उसके बाद एक शब्द और देखते हैं, अधिसूचना। एक शब्द और देखते हैं, अधिसूचना। तो अधिसूचना मतलब होता है सरकारी बजट में छपी सूचना। ठीक हो गया, सरकारी बजट में छपी सूचना या सरकार द्वारा प्रकाशित सूचना क्या कहलाई जाती है? अधिसूचना कहलाती है। ठीक हो गया। और उसके बाद एक शब्द और आता है अधोमुख। ठीक हो गया, एक शब्द और आता है अधोमुख। तो अगर हम इसकी अधोमुख की बात करें तो इसका मतलब होता है नीचे की ओर मुख किया। ठीक हो गया, यानी कि नीचे की ओर मुख किए हुए के लिए शब्द आता है क्या? अधोमुख। और अगर हम बात करें अध्यादेश, तो अभी मैंने आपको बताया था अध्यादेश का मतलब होता है कि जो किसी विशेष परिस्थिति में के विशेष समय में लागू किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या आ जाता है? अध्यादेश आता है। अगर हम एक बात उसके बाद अगर एक शब्द और देखें, अनिवार्य। अनिवार्य मतलब होता है कि जिसका निवारण न किया जा सके। ठीक हो गया, यानी कि जिसका निवारण किया ही न जा सके वह क्या कहलाता है? अनिवार्य कहलाता है। उसके बाद एक शब्द और देखते हैं हम, क्या? अपठित। अपठित का मतलब होता है जो पढ़ा न जा सके। ठीक हो गया, यानी कि जो पढ़ा न गया हो उसके लिए एक शब्द आता है क्या? अपठित। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखे। अब होने के लिए तो बहुत सारे शब्द हैं, तो ये क्या होंगे कि प्रैक्टिस के माध्यम से ही आएंगे। आप लोगों को ये क्या होंगे कि कुछ प्रश्न जो होते हैं, इनको जो शब्द होते हैं उन शब्दों को अगर आप एक बार भी नज़र डालते हैं, किसी बुक से अगर देखते हैं, तो क्या होंगे कि पेपरों के टाइम पे क्लिक ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक हो गया। और ये जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होते हैं वो रिपीटेड प्रश्न होते हैं। ठीक हो गया, इनके रिपीट होते रहते हैं ये सवाल, तो वही चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें रहती है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट जब वीडियो लाएंगे उनमें कुछ भी रखते रहेंगे, 8-10 अगर ऐसे प्रश्न रखेंगे तो उससे क्या होगा और अधिक प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी।
अब हम बात करते हैं वाक्य की, ठीक हो गया। अब जैसे वाक्य होते हैं तो रचना के आधार पे, जैसे वाक्य मैंने बताया था, रचना के आधार पे वाक्य होते हैं 3 प्रकार से, ठीक हो गया। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक हो गया। तो रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं वाक्य? 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम वाक्य की भेद की अगर बात करें तो भेद इसके कितने होते हैं? 2 इसके भेद होते हैं, ठीक हो गया। 2 कौन कौन से भेद होते हैं? एक तो होता है अर्थ के आधार पर, ठीक हो गया, एक होता है अर्थ के आधार पर और एक होता है रचना के आधार पर, ठीक हो गया। एक होता है अर्थ के आधार पर, एक होता है रचना के आधार पर। और रचना के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। और अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद होते हैं, किसके? वाक्य के, ठीक हो गया। अब हम बात करें वाक्य के घटक की। अगर वाक्य के घटक अब देखें तो वाक्य के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। 2 घटक कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अनिवार्य घटक, एक होता है अनिवार्य घटक और एक होता है ऐच्छिक घटक। ऐच्छिक। अब अनिवार्य घटक क्या होता है? अनिवार्य घटक में कर्ता और क्रिया अनिवार्य रूप से होगी, यानी कि कर्ता और क्रिया इसमें अनिवार्य रूप से होगी। जैसे राम पढ़ने जाता है, ठीक होगा, यानी कि राम क्या है? कर्ता है और क्रिया कौन सी हो रही है? पढ़ने की हो रही है। तो कर्ता और क्रिया इसमें अनिवार्य होगा। लेकिन जो ऐच्छिक घटक होगा वहां पर कर्ता और क्रिया के साथ क्या हो जाएगा? विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक हो गया, और कारक चिन्ह इनका प्रयोग होता है, ठीक हो गया। कहाँ पर? ऐच्छिक घटक में। समझ गए होंगे। अब अगर बात करें वाक्य के अंगों की, ठीक हो गया। पहले तो हम वाक्य को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद उसको करना हमें अच्छे से आ जाएगा, यानी कि प्रश्न हमारे गलत वहां पर नहीं होंगे। अगर हम बात करें वाक्य के अंग, तो वाक्य के कितने? 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं वाक्य के? 2। वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। और दूसरा होता है क्या? विधेय। विधेय, ठीक हो गया। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा इसका होता है विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है? कि जिसके बारे में कुछ भी बोला जाता है, यानी कि जो कुछ भी उसके बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में भी बोला जाता है, वह कौन होता है? वह उद्देश्य होता है, ठीक हो गया। और जो उसके बारे में जो कुछ भी बताया जाएगा वह क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा, ठीक हो गया। मतलब जिसके बारे में कहा जाएगा वो कौन हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। और जो कुछ भी उसके बारे में बताया जाएगा वह क्या हो जाता है? वह विधेय हो जाता है। अगर हम बात करें उद्देश्य की, तो जैसे हम एक प्रश्न इसमें लिखते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे सचिन खेलता सचिन खेलता है। सचिन खेलता है। अब एक सेंटेंस हमने बनाया कि सचिन खेलता है। अब इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? सचिन के बारे में बताया जा रहा है। अब सचिन के बारे में बताया जा रहा है तो सचिन क्या हो जाएगा? सचिन उद्देश्य हो जाएगा। और उसके बारे में क्या बताया जा रहा है? कि वह क्या करता है? खेलता है। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि सचिन क्या करता है? खेलता है। तो इसका विधेय जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? खेलता है विधेय हो जाएगा और सचिन उद्देश्य हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति के मतलब जिसके बारे में भी कुछ बताया जाएगा, जो उसके बारे में भी बताया जाएगा, जो कुछ भी बताया जाएगा वह हमेशा कौन होता है? उद्देश्य होता है। और उसके बारे में उसकी विशेषता या उसका जो कुछ भी उसके बारे में बताया जाएगा वह किसके अंतर्गत आएगा? वह विधेय के अंतर्गत आता है, ठीक हो गया। और अब मैंने बताया कि वाक्य के भेद बताए कितने? 2 होते हैं। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अगर हम बात करें अर्थ के आधार पे, तो अर्थ के आधार पे कितने भेद होते हैं? वाक्य के 8 भेद होते हैं। अगर हम बात करें रचना के आधार पे, रचना के कितने आधार पे कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक हो गया। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम इसमें प्रश्न को देखते हैं। तो आप उद्देश्य और विधेय को समझ गए होंगे। अब हम इसमें देखते हैं क्या प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि राम पढ़ता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें कौन सा वाक्य है? कह रहा है राम पढ़ता है। सिंपल सा है, साधारण सा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। अब सरल वाक्य कहाँ पर होता है? सरल वाक्य के लिए एक सेंटेंस होता है, यानी कि उसकी एक परिभाषा होती है। क्या? जहाँ पर एक उद्देश्य और एक विधेय होगा।
जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय होगा वहां पर कौन सा वाक्य हो जाता है, वहां पर सरल वाक्य होगा। यहाँ पर राम पढ़ता है तो राम क्या है, उद्देश्य है, और विधेय क्या हो जाएगा, विधेय पढ़ना हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि एक उद्देश्य और एक विधेय जहां पर होगा वहां पर क्या हो जाएगा, सरल वाक्य होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। अगर हम बात करें संयुक्त वाक्य की, तो संयुक्त वाक्य क्या होता है, दो या दो से अधिक सरल वाक्य। मतलब जहां पर दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं और संयुक्त द्वारा मतलब संयोजक के द्वारा क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। मतलब जहां पर दो या दो से सरल वाक्य होंगे और वहां पर संयोजक लगा होगा। संयोग जैसा क्या होगा, जैसे संयोजक में क्या आता है, और, परंतु, किंतु, ये सारे कुछ किसमें आते हैं, संयोजक में आते हैं। ठीक हो गया, तो संयोजक जुड़ा होगा और क्या होगा कि दो या दो से अधिक सरल वाक्य होंगे, वहां पर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य होता है। अगर हम बात करें मिश्रित वाक्य की, तो मिश्रित वाक्य में क्या होता है कि एक वाक्य तो क्या होगा, प्रधान होगा, और दूसरा उसके साथ क्या होता है, आश्रित होगा। मतलब एक वाक्य प्रधान होगा लेकिन उसके साथ एक वाक्य क्या रहेगा, आश्रित रहेगा। तो वहां पर कौन सा वाक्य हो जाता है, वहां पर मिश्रित वाक्य हो जाता है। अब अभी सरल वाक्य हमने समझ लिया, तो आगे हम इनको भी समझ लेंगे। तो सरल वाक्य में क्या हो जाएगा, एक उद्देश्य और एक विधेय हो जाएगा। उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसके बारे में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है, और जो कुछ भी उसके बारे में बताया जाता है उसे विधेय कहा जाता है। अगर पूछता है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, तो रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगर पूछ देता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 होते हैं। अगर पूछता है कि वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो वाक्य के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ठीक हो गया। अगर वाक्य के अंगों की अगर बात करें, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय होते हैं। तो वाक्य के बारे में इतना सब कुछ समझ गए होंगे, तो इससे बाहर आपका कहीं आना नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। अब इसमें क्या है कि हमने क्या कहा था कि सरल वाक्य में दो या दो से अधिक मिश्रित वाक्य में दो या दो से क्या होंगे, अधिक सरल वाक्य होंगे, और सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होगा। तो ये दोनों तो इसमें नहीं है। ठीक हो गया। और दूसरा चीज हमने इसमें कहा था कि संयुक्त वाक्य में क्या होगा, संयोजक लगा होगा। ठीक हो गया, यानी कि संयोजक लगा होगा, जैसे और, किंतु, परंतु, ये सब लगा होगा। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, तो संयुक्त वाक्य भी नहीं है। अब मिश्रित वाक्य के लिए हमने क्या कहा था कि इसमें एक प्रधान वाक्य होगा और एक दूसरा उसमें क्या होगा, आश्रित होगा। तो इसमें जैसे देखते हैं कि अवश्य सफल हो जाओगे, ये क्या है, प्रधान वाक्य है। अवश्य सफल हो जाओगे प्रधान वाक्य है, और इस पे आश्रित कौन सा है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे। ठीक हो गया, ये क्या है, आश्रित वाक्य है, और ये क्या है, इसमें यह प्रधान वाक्य है। तो जो मिश्रित वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान वाक्य होता है और एक उस पर आश्रित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रित वाक्य। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। तो संतोष से बढ़कर सुख नहीं है, तो इसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा कि इसमें क्या है, एक उद्देश्य है, एक विधेय है। ठीक होगा, यानी कि उद्देश्य क्या है, संतोष है, यानी कि संतोष हो रहा है उसको, और बढ़कर सुख नहीं होना, ये क्या है, विधेय है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सरल वाक्य है, एक उद्देश्य एक विधेय इसमें है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रश्न देखें कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। मतलब कि मजदूर मेहनत तो करता है किंतु उसके लाभ से वह वंचित रहता है। मतलब इसमें बीच में क्या है, संयोजक लगा हुआ है, और संयोजक जिसके बीच में लगा होगा वह सीधे का सीधा क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 2 सरल वाक्य हैं। ठीक हो गया, मजदूर मेहनत करता है, एक सरल वाक्य ये हो गया, दूसरा उसके लाभ से वंचित रहता है, एक सरल वाक्य ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है। ठीक हो गया, तो इसका अब ये ऊपर आ गया ए, यहाँ पे ए होगा। ठीक हो गया, तो इसका अगर हम देखें तो इसमें तो संयोजक नहीं लगा है।
ठीक हो गया। और सरल वाक्य भी ये नहीं हो सकता है। तो ये कौन सा वाक्य है? यह मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अल्प विराम है? तो अगर हम देखें अल्प विराम, तो अल्प विराम कौन सा होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा जहां पर होता है वह क्या होता है? अल्प विराम होता है। तो अंत में हम सारे अल्प विराम को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम है? तो जो अर्ध विराम होता है वह ऐसा होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अर्ध विराम है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? मतलब ये सारे के सारे क्या है? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, परंतु जो पूर्ण विराम होता है वह अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक हो गया। ये संस्कृत भाषा का है पूर्ण विराम। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। इसके बाद हम कुछ विराम चिन्हों को देखेंगे। तो आज का अंतिम प्रश्न है कि वाक्य के घटक होते हैं। अभी मैंने आपको बताया वाक्य के कितने 2 घटक होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाक्य के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। ठीक हो गया। तो ये थे कुछ चुनिंदा प्रश्न। अब हम बात करते हैं कुछ विराम चिन्हों की। तो जहां पर ऐसा लगा होगा, ठीक हो गया, तो ये कौन सा होता है? अल्प विराम होता है, यानी कि अल्प विराम होता है। अगर हम बात करें कि अल्प विराम कहाँ पर लगाया जाता है, तो अल्प विराम जो लगाया जाता है वह क्षण भर रुकावट के लिए लगाया जाता है। ठीक हो क्या? प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि क्षण भर रुकावट के लिए वाक्य में कौन सा विराम लगाया जाता है, तो अल्प विराम लगाया जाता है। अब बात करते हैं अर्ध विराम की। तो अर्ध विराम ऐसा होगा। ठीक हो गया। अर्ध विराम ऐसा होगा। और अर्ध विराम जो होता है वह लगाया जाता है सहायक वाक्य जब जोड़ा जाता है, यानी कि जब एक वाक्य के साथ सहायक वाक्य अगर जोड़ा जाए तो वहां पर कौन सा विराम लगाया जाता है? अल्प विराम लगाया जाता है। ठीक हो गया। और इसके लिए क्या होता है कि जो अल्प विराम होता है वहां पर क्या होता है? क्षण भर का क्या होता है? क्षण भर से अधिक का रुकाव होता है। ठीक हो गया। यानी कि क्षण भर से भी अधिक रुकावट यहाँ पर होती है। कहाँ पर? अल्प विराम में। उसके बाद अगर बात करें हम पूर्ण विराम की, पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम ऐसा होता है। पूर्ण विराम ऐसा लगता है। और पूर्ण विराम की अगर बात करें तो कुछ समय के लिए रुकावट के लिए लगाया जाता है। खास करके दोहियुमा आपको ये देखने को मिलेगा, चौपाइयों में देखने को मिलेगा, सोरठा में इसको देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। मतलब वाक्य की समाप्ति पर इसे लगाया जाता है। प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि वाक्य की समाप्ति पर कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है, तो पूर्ण विराम लगाया जाता है। ठीक है। यानी कि कुछ देर रुकावट के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। उसके बाद बात आता है कि विवरण चिन्ह। ठीक हो क्या? विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह ऐसा होता है। विवरण चिन्ह इस प्रकार के होता है, किसी चीज का विवरण अगर कहीं पे देना हो तो उसके लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक सभी को पता है ऐसा होता है। और प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है वह कहीं पे प्रश्न पूछने पर लगाया जाता है। अगर हम उसके बाद बात करें कि विस्मय विराम, यानी कि विस्मय चिन्ह जो होता है, तो वहां पर जो विस्मय चिन्ह होता है वह कैसा होता है? इस प्रकार से होता है, ऐसा, और उसके नीचे एक बिंदा होता है। ठीक है। यानी कि कहीं पर जब आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर क्या लगाया जाता है? विस्मय चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हे राम लिखते हैं। ठीक हो गया। जैसे हे राम लिखते हैं तो यहाँ पर पहले हे के नीचे ऐसे विस्मय लगा के फिर लिखा जाता है राम। ठीक हो गया। मतलब कहीं पर भी आश्चर्य, करुणा, घृणा की भावना होती है तो वहां पर विस्मय चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है निर्देशक। तो निर्देशक जो चिन्ह होता है वह इस प्रकार का होता है। निर्देशक चिन्ह इस प्रकार का होता है और किसी वाक्य का वाक्यांश या पद या उक्ति पर ध्यान आकर्षण के लिए क्या किया जाता है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक हो गया। यानी कि कहीं पर ध्यान आकर्षण के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें उसके बाद संयोजक। ठीक हो गया। तो संयोजक भी निर्देशक चिन्ह की तरह होता है, लेकिन थोड़ा उससे छोटा होता है। ठीक है। तो संयोजक जो होता है वह 2 अलग अलग पदों को एक साथ जोड़ने के लिए संयोजक का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता लिखते हैं। ठीक हो गया। जैसे माता पिता लिखते हैं तो इसके बीच में ऐसा संयोजक लगाते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं ठीक हो गया। माता पिता अगर लिखें तो उसमें संयोजक का प्रयोग किया जाता है। ठीक हो गया।
उसके बाद अगर हम बात करें उद्धरण या अवधरण चिन्ह, उद्धरण या अवधरण जो चिन्ह होते हैं वह कैसे होते हैं, ऐसे, जिनकी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा ऐसे होते हैं। तो जो सिंगल इन्वर्टेड जो कॉमा होते हैं वह किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए लिखे जाते हैं, ठीक हो गया। मतलब किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए अगर लिखना हो तो उसके लिए कौन सा होता है, उद्धरण चिन्ह, यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जिसे हम कहते हैं उसको उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। तो किसी चीज को, किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए, दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें कि उद्धरण चिन्ह ये भी उद्धरणी होते हैं लेकिन ये डबल इन्वर्टेड में होते हैं, तो इनका जो प्रयोग किया जाता है वह किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों अगर कहीं पे लिखा गया हो तो वहां पर कौन से चिन्ह होते हैं, डबल इन्वर्टेड, यानी कि उद्धरण चिन्ह, दो दो उद्धरण होते हैं, ठीक हो गया, इस प्रकार से लगे होते हैं। उसके बाद आता है लोप विराम, ठीक हो गया। अगर लोप विराम की बात करें तो ऐसा होता है लोप विराम, ठीक हो गया, इस प्रकार से कहीं पर होगा तो वो क्या होता है, लोप विराम होता है, यानी कि किसी चीज को आपत्तिजनक, यानी कि अगर आप क्या होता है कि कोई चीज कह नहीं पाएंगे, मतलब कोई चीज कहने योग्य नहीं हो लेकिन वहां पर ऐसा लगाया जाता है या ऐसा डॉट 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 कर दिया जाता है, तो वह चिन्ह जो होते हैं वह कौन से होते हैं, लोप विराम के चिन्ह होते हैं। अब उसके बाद आता है लाघव विराम। लाघव विराम में क्या होता है, इस प्रकार से होता है, किसी भी शब्द का संक्षिप्त रूप अगर कहीं पे लिखना हो तो उसके लिए क्या होता है, लाघव विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक हो गया। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर के लिए हम सीधे क्या कर देते हैं, यहाँ पर लाघव विराम लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक हो गया। डॉक्टर के लिए ऐसा कर देते हैं, उस पर लाघव विराम, यानी कि किसी शब्द का छोटा रूप अगर करना हो तो उसके लिए लाघव विराम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एक विराम चिन्ह आता है हंसपद, ठीक हो गया। हंसपद में ऐसा प्रयोग होता है, हंसपद में इस प्रकार का होता है जहां पर क्या होता है, कहीं पर वाक्य छूट जाता है तो इस चिन्ह के माध्यम से फिर उसके जस्ट ऊपर में हम वाक्य पूरा करने के लिए वाक्य लिख देते हैं, यानी कि वाक्य छूटे हुए स्थान पर क्या कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वहां पर हंसपद या त्रुटि विराम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कोष्टक आपको पता ही है, कोष्टक ऐसे प्रकार के होते हैं, ठीक हो गया, ऐसे लगाए जाते हैं कोष्टक, यानी कि छोटा कोष्टक या बड़ा कोष्टक या कोई सा भी कोष्टक लगाया हो तो वह कोष्टक होता है, यानी कि किसी चीज का अर्थ स्पष्ट करने हेतु क्या किया जाता है, समझाने हेतु या स्पष्ट करने हेतु कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है तुल्य सूचक। उसके बाद तुल्य सूचक आता है, तो तुल्य सूचक का चिन्ह ऐसा होता है, बराबर का जैसा या ऐसा होगा, बराबर का जैसा या ऐसे क्रॉस का जैसा होगा, तो वह क्या होता है, तुल्य सूचक, जहां पर बराबर या समानांतर मतलब समानता दिखानी हो तो वहां पर कौन सा प्रयोग होता है, तुल्य सूचक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है समाप्ति सूचक। तो समाप्ति सूचक, कोई वाक्यांश समाप्त हो गया हो तो उसके बाद समाप्त सूचक का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए इस प्रकार का स्टार स्टार किए जाते हैं, ठीक हो गया, यानी कि स्टार स्टार जैसे बनाए जाते हैं या ऐसे डॉट 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 कर दिया जाता है, वहां पर कौन सा होता है, ये समाप्ति सूचक होता है, यानी कि वाक्यांश के समाप्ति पर लगाया जाता है, ठीक हो गया। तो ये थे कुछ जो विराम चिन्ह परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं पूछेगा विराम चिन्हों से। तो आज के वीडियो में हमने विराम चिन्ह और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्यांश के बारे में समझा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।